तो प्यारे बच्चों, कहाँ चले गए थे आप लोग? आप स्पेशल एब्सेंट कम होइए। और आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? दो लेक्चर्स हो चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर थर्ड, यही है ना बच्चों? श्योर हैं आप लोग? तो वेलकम अगेन इन संजय पांडे क्लासेस। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर थर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेक्चर और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है। क्यों लॉ इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज़ सब जगह है ना? सब जगह मतलब पूरी फिजिक्स में न्यूटन कहाँ नहीं घुसे हुए हैं, है ना? जहाँ देखो वहाँ न्यूटन ने अपना लॉ दे दिया है। मतलब आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करोगे, कहीं भी अगर फोर्स की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी? अगर कहीं पर फोर्स की बात आ गई तो नितिन समझेंगे कि वहाँ पर न्यूटन बाबा का फार्मूला जरूर लगेगा। अच्छा थे नितिन के अच्छा, चलो ठीक है, कम टू द टॉपिक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हो चुका था। क्यों बेटा? कितने लोग प्रेजेंट थे सेकेंड लेक्चर में? 1 2 3 4 ना, 4 बच्चे प्रेजेंट थे। तो उसमें हमने आप लोग को न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ाया। F इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma। जब भी सेकेंड लॉ की बात आती है तो कहते हैं ऑफ F इक्वल टू ma। बोलो, यही कहते हो ना? ये कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही लॉ है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ भी इन्वॉल्व है, थर्ड लॉ भी इन्वॉल्व है। इसी लॉ से दोनों प्रूफ कर सकते हो, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का रियल लॉ। किसका रियल लॉ? न्यूटन का रियल लॉ क्या है? F इक्वल टू ma। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? हाँ, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, और इस पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है ना? ये दो टॉपिक पर आज पढ़ेंगे, थ्योरी और क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर? तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसी से समझ लेते हैं क्या। इसमें एक नोट लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? नोट। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, रियल लॉ बिकॉज, क्यों बिकॉज लिख रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी प्रूव्ड। इससे क्या हो सकता है? फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कैन बी प्रूव्ड, है ना? प्रूफ कर सकते हैं इससे। तो फर्स्ट लॉ प्रूफ किया जाए पहले। बोलो, फर्स्ट लॉ कैसे प्रूफ करेंगे? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ हम लोग ये प्रूफ करेंगे इफ एक्सलरेशन क्या हो? 0, देन फोर्स क्या होगा? 0। मतलब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई ना हो तो उसका एक्सलरेशन क्या होगा? मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। जो वेलोसिटी रहेगी उसी वेलोसिटी से वो बॉडी ट्रेवल करती रहेगी। यही तो है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन क्या होगा? इट विल बी रेस्ट और इन मोशन कंटिन्यूअस। यस, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी,
मोशन रहेगी हो है तो मोशन रहेगी कब तक रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर मान लो कि कोई कार मोशन कर रही है, क्या कर रही है? कार मोशन कर रही है और किसी स्पीड से जा रही है। मान लो कि नितिन साहब है, कार जा रहे हैं अपने 50 की रफ्तार से जा रहे हैं, है ना, 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर्स की। अब ये कब तक चलते रहेंगे इसी स्पीड से? जब तक कोई ट्रक वाला इनको टक्कर ना मारे तब तक इसी स्पीड चलते रहेंगे। एम आई राइट? क्यों? सही बात है ना भाई। अगर ये ऐसे मान लो ये इनकी कार है बढ़िया सी, देखो ये इनकी कार है, किसकी? नितिन की। अच्छा ट्रक है ये, चलो छोटी ट्रक मान लो, यहाँ नितिन मान लो बैठे हुए हैं, है ना, और जा रहे हैं इसमें लेकर के 50 की स्पीड से जा रही है। और ये तब तक ये कांस्टेंट स्पीड से जाते रहेंगे जब तक कि कोई सामने से या पीछे से टक्कर ना मार दे, है ना। टक्कर मारने का मतलब फोर्स अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? हाँ, जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो इनकी स्पीड क्या होगी? चेंज हो जाएगी। हो सकता है इतना स्पीड मिल जाए कि ये 3-4 बार जो है इसकी स्पीड बढ़ जाए इतनी ज़्यादा कि जो गाड़ी इनकी है वो 100 की स्पीड चलने लगे। चलने क्या लगे, उड़ जाएगी, हो सकता है मान लो 100 की स्पीड से। हाँ, तो कहने का सेंस ये है, ये तब तक अपनी स्पीड चलेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, मतलब कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। और वेलोसिटी में चेंजेस नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और ये जीरो मतलब फोर्स जीरो, मतलब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ। यही तो है फर्स्ट लॉ। बोलो, प्रूफ हो गया ना? नोट कर सकते हो इसको, नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ, डाली हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोलो सही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े होंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट करिए, टू एवरी एक्शन, to every action there is an equal and opposite reaction. Opposite reaction, clear? It is also known as एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन जरूर होगा। अगर गाड़ी पीछे से क्या की है, कार में धक्का मारी है ना, एक्सीडेंट की है, तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा। क्यों बेटा, है ना? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्शन रिएक्शन लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डायग्राम समझते हैं इसको, ठीक है? किससे? डायग्राम से। मान लो ये एक बॉडी है, ये मान लो बड़ी बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी है ए और ये है बॉडी बी। अब ये दूर दूर है। अगर ये बॉडी इस पर फोर्स अप्लाई करे, फोर्स कैसे अप्लाई करेगी? समझो ध्यान से। ठीक है, ये है इसका सेंटर और ये है इसका सेंटर। ये बॉडी है ए और ये है बॉडी बी।
बॉडी ए पर एक फोर्स अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये छोड़ेगी? अगर ये एक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? तो ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। इस पर फोर्स किसने लगाया? ए ने, है ना? किस पर लगा है? बी, बी पर लगा हुआ है, तो एफ बी। किसने लगाया? ए ने, तो यहां लगा देंगे ए। वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, तो यहां पे एक एरो लगा देंगे, वेक्टर एफ बी ए। ये किस पर फोर्स लग रहा है बच्चों? ए पर लग रहा है ना, एफ ए। कौन लगा रहा है? बी, तो बी यहां लिख देंगे। वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस पर एक एरो लगा देंगे। बोलो सही है? फिगर ड्रॉ करिए। तो ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई किया है कितना? एफ बी ए। कितना? एफ बी ए। और तो ए पर क्या होगा? वो भी फोर्स अप्लाई करेगी। कितना होगा ये? एफ ए बी। दोनों फोर्सेस क्या हैं आपस में? इक्वल है और अपोजिट है। बोलो है कि नहीं? इस बात को कैसे प्रूफ करोगे? नो सर, प्रूविंग नहीं आती ना। यहां वेक्टर एफ ए बी इक्वल है माइनस एफ बी ए के। बोलो है ना? अभी मान लो है, होता है ये न्यूटन साहब कहते हैं वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, तो वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। बोथ फोर्सेस क्या है? इक्वल है आपस में और अपोजिट है। ये इसको धक्का मारा तो ये इसको धक्का मारा, इक्वल अपोजिट से। तो इसने किया एक्शन, तो इसने किया रिएक्शन। एक एक्शन किया तो ये रिएक्शन कर दिया। ऐसे ही यहां टेबल है और टेबल पे कोई मान लो ब्लॉक रखा हुआ है, या मान लो कोई बॉक्स रखा है ना, एम मास का, इस टेबल पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। किधर एक्शन कर रहा है? इस टेबल पे एक फोर्स लगा रहा है अपनी वेट के बराबर। वेट कौन एग्जर्ट करता है? अर्थ। अर्थ किसी भी बॉडी को खींच रही है अपने सेंटर की तरफ। अर्थ हम सबको भी खींच रखी है किधर? अपने सेंटर की तरफ। बोलो, अर्थ हम सबको अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। तो जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो खींच रही है वो किसके बराबर होता है? बॉडी के वेट के बराबर होता है। मतलब बॉडी का वही वेट होता है ना। अगर अर्थ ना खींचे तो आप कहाँ रहेंगे? हवा में तैरते हुए नजर आएंगे, है ना, पंछियों की तरह उड़ते नजर आएंगे बिना किसी वजह के। आप यहाँ रेस्ट में थोड़ी रहेंगे, उड़ते रहेंगे ऐसे ऐसे, है ना। सपोज करो अगर अर्थ खींचना बंद कर दी तो क्या होगा? मजा आएगा, है ना। तो अर्थ खींच रखी है आपके वेट के बराबर। बोलो सही है? वो वेट कितना होता है? मास इनटू ग्रेविटी mg। मतलब इस बॉडी, अगर ये अर्थ सरफेस मानते हो तो इधर वेट किधर होगा? नीचे की तरफ mg। तो ये क्या करता है? एक ऊपर रिएक्शन देता है। कौन? अर्थ। ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगता है r। ये r और mg क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। इक्वल है और क्या है? अपोजिट है। बोलो सही है? तो एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर मिलेगा। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो वेट mg है तो रिएक्शन किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। नोट करिए बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रोबिंग करेंगे। ठीक है,
चलिए इसको प्रूफ किया जाए न्यूटन सेकेंड लॉ से। कैसे दिखाएंगे आप लोग? देखिए इस पर टोटल फोर्स कितना है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये इसको इधर पुश कर रहा है और ये इसको इधर पुश कर रहा है। तो इस सिस्टम पर कितना फोर्स है टोटल? ये और ये हम ऐड कर दें, FAB प्लस FBA, इतना फोर्स लग रहा है ना? बोलो क्या ये फोर्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा? पढ़ा है ना न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। पढ़ा है ना? आप नहीं पढ़ी हो सकता है छूट गया होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये फोर्स F बराबर होता है dP अपॉन dt। P क्या है इसमें? मोमेंटम है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यही है सेकेंड लॉ। बोलो है कि नहीं है? चलो तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? ये फोर्स किस पर लग रहा है जल्दी बताइए। ये जो फोर्स लग रहा है वो A पर लग रहा है ना, तो A के मोमेंटम में चेंजेस पर क्या होगा? बराबर होगा ये। मतलब अगर हम यहाँ पे FAB निकालना चाहें तो यहाँ A लगा देंगे। बोलो सही है? ऐसे FBA निकाले तब कहोगे DPB अपॉन DT। बोलो कहोगे? अब ये इज इक्वल टू ये वैल्यू इसके प्लेस पर रखेंगे, DPA अपॉन DT प्लस DPB अपॉन DT। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, DDT ऑफ PA प्लस PB। बोलो लिख सकते हैं? लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो ना भाई? DDT कॉमन ले लो, PA प्लस PB। बोलो आ रहा है? PA प्लस PB। ये क्या है? टोटल मोमेंटम है। क्या है ये? किसका? A और B का टोटल मोमेंटम PA प्लस PB। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस बॉडी पर, ध्यान सुनिए, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? तो आपका ये जो PA प्लस PB है ये क्या होना चाहिए? जीरो। यानी ओवरऑल क्या होना चाहिए? जीरो। तो FAB प्लस FBA क्या हो जाएगा? जीरो। FAB कितना आएगा? माइनस FBA। कितना आएगा? माइनस FBA। सही है? तो ये है, इसी में इन्वॉल्व है। किसमें? थर्ड लॉ में। तो सेकेंड लॉ से प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ? ये किस लॉ से? सेकेंड लॉ से प्रूफ हो गया ना। क्या प्रूफ हुआ? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां हमने पढ़ा, यहां हमने प्रूफ कर दिया। बोलो हो गया ना? इंस्टा बेटा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ, ये थ्योरी समझा रहे हैं, वैसे इसका यूज नहीं है नीट वगैरह में, ठीक है ना? डोंट वरी, इसका बहुत ज़्यादा नीट में वो नहीं है यूज, लेकिन आपका दिमाग में होना चाहिए कि थर्ड लॉ है क्या एक्चुअल में। अगर एक्शन आपने किया है तो रिएक्शन जरूर होगा। क्लियर? उसकी अपोजिट रहेगा, और अपोजिट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन। क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन। डन। अब इसका मैं एक एप्लीकेशन लूंगा। वैसे आपके लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। जब हम लोग चलते हैं ऐसे तो यहाँ क्या करते हैं? अर्थ को पुश करते हैं। तो हमने क्या किया? एक्शन किया, तो अर्थ ने क्या दिया? रिएक्शन इस पैर पे, जिससे हम क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं ऐसे। ठीक है ना? क्या होते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? क्योंकि जो पुश करेंगे उसका जो रिएक्शन होगा वो दो कंपोनेंट बनाता है, एक हमको बैलेंस करता है, एक हमको आगे बढ़ाता है। ठीक है ना? इसका भी एप्लीकेशन आपको दिखा देते हैं।
हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। एप्लीकेशन, मेनली एप्लीकेशन यूज होता है इसका न्यूमेरिकल में। थर्ड लॉ, फर्स्ट नंबर, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, ये एप्लीकेशन होता है। ये नीट में आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज ड्यू टू डैश करके मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आर साइन थीटा, फोर्स नन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड इज ड्यू टू, ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा इससे, ठीक। अब यहां थर्ड लॉ का एप्लीकेशन आपका यूज होगा। तो नीट में जेईई मेंस में कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। कैसा पूछेगा? कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। तो मैं दिखाना चाहूंगा इसका। जैसे ये रोड है, आपने क्या करेंगे जब आप ऐसे बढ़ते हो आगे, तो फोर्स ऐसे अप्लाई करते हो। किस डायरेक्शन में? ऐसे। आप फोर्स ऐसे अप्लाई करते हो, बोलो सही बात है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से क्या है? थीटा एंगल पे है। तो इसका रिएक्शन किधर मिलेगा हमें? इसके जस्ट अपोजिट मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है। और इसमें दो रिएक्शन काम करेंगे। आर कॉस थीटा इधर हो जाएगा, आर साइन थीटा इधर हो जाएगा। ये आर साइन थीटा क्या करेगा? आपको बैलेंस करता है। ये क्या करता है? बैलेंस। और ये मोशन कराता है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? आर कॉस थीटा। तो वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड इज ड्यू टू आर कॉस थीटा। क्लियर है भाई? फोर्स इधर, रिएक्शन अपोजिट, इसके दो पार्ट्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये हमको क्या करता है? बैलेंस रखता है ताकि हम लोग चल फिर सकें। और ये हमको कंपोनेंट आगे बढ़ाता है। क्लियर है ना। जब हम लोग ऐसे चलते हैं ऐसे, तो अर्थ को पुश करते हैं ऐसे, कुछ ऐसे, है ना। तो आर कॉस थीटा क्या है? इसका आपका मेन आंसर है। डन। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। तो ये बैलेंस में रखता है कौन? आर साइन थीटा। और आर कॉस थीटा क्या कराता है? हमको मोशन कराता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था। और इसमें एक एप्लीकेशन और हम पढ़ाएंगे आप लोग को। वो एप्लीकेशन है apparent weight of a man in a lift or elevator। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाए बच्चों, सेकंड नंबर एप्लीकेशन। इसको हम इरेज करें। सेकंड एप्लीकेशन क्या रहेगा? apparent weight of a man। मैन की वोमेन ले लें, मैन ले लेते हैं, हटाओ, है ना। क्या ले लें? वोमेन ले लें। मैन अपने आप को समझो यार, तुम लोग सब अपने आप को समझो कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लिफ्ट में जा रहे हैं। अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर, एलिवेटर ऑब्लिक लिफ्ट। मतलब एलिवेटर और लिफ्ट दोनों का काम जो है, वर्क एक ही जैसा है। एलिवेटर कहाँ यूज होता है मालूम है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में, जो गिट्टी और सरिया बालू क्या क्या रहता है उसको ऊपर भेजते हैं, देखा है ना आपने। बड़ा सा रहता है इसे, तो उसमें भर देते तो वो ऊपर खींच ले जाता है ऊपर, है ना। फिर वहाँ से पलट करके फिर नीचे आता है, फिर ले जाता है, फिर ऊपर ले जाता है। ये बार बार ऐसे एलिवेटर आता जाता रहता है।
है कि नहीं? तो वो क्या है, एक तरह से लिफ्ट ही है। क्या है? लिफ्ट ही है। और जो नॉर्मल लिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल वगैरह में, वो भी लिफ्ट आपने देख रखा है, कितना मजा आता है लिफ्ट में घूमने में ना। आइए उसका फील दिलाते हैं नितिन, फील लेना है ना। चलो, इसमें केस फर्स्ट, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड नहीं, हाँ चलो अपवर्ड ले लेते हैं, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। देखो ये है आपकी क्या है, ये है आपकी लिफ्ट और यहाँ है आपके नितिन जी, है ना, ये इनकी आंख है, ठीक है। और लिफ्ट में इनका जो मास है, लिफ्ट सहित मास अगर हम इनका मास मान लेते हैं, इनका मास है m। कितना मास है? m। अगर लिफ्ट रेस्ट में होती है तो ये इनका जो वेट होगा लिफ्ट पर, यहां लिफ्ट पे ये वेट इधर होगा, नीचे किधर mg, बोलो होगा ना। और इन पर एक रिएक्शन फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर डायरेक्शन में r, बोलो सही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, किस एक्सेलरेशन से, तो ये क्या फील करेंगे बताओ बेटा? ये फील करेंगे कि इनका जो वेट था अब बढ़ गया है पहले से, लगता है कि वजन बहुत ज्यादा हो गया, खा खा के मोटे हो गए हैं। क्यों नितिन, सही बोल रहा हूं? मतलब ऐसा जब ऊपर लिफ्ट जाएगी तो इनको अपना वेट में इंक्रीजिंग फील होगा। आप कहोगे सर वो कैसे? वाई? उसका रीजन है, तो रीजन मैं दिखाता हूं अभी। अब ये जा रही है ऊपर लिफ्ट ना, तो नेट फोर्स किधर है? लिफ्ट पर ऊपर है, बोलो है ना। नेट फोर्स निकालते कैसे हैं? बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे। तो बड़ा वाला फोर्स क्या है? R है, छोटा क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि mg नीचे तरफ है ना, अपोजिट है, ऊपर जा रही मतलब यहां पर रिएक्शन ज्यादा है, तो R माइनस क्या करेंगे हम? mg। और ये जो नेट फोर्स है इसके पे हम क्या रखेंगे? इसका मास m है और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये ma के बराबर हो जाएगा नेट फोर्स। किसके बराबर हो जाएगा? और ये हम लिख देंगे R माइनस mg। क्या करेंगे बच्चे? इस mg को ट्रांसफर कर देंगे साइड, कर देंगे ना, तो R इक्वल टू क्या होगा? ma, इधर आएगा प्लस mg। तो यहाँ पे हम m कॉमन लेंगे, क्या आएगा? a प्लस g आ गया, बोलो आया? यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? जब आप लिफ्ट आपकी खड़ी थी, जब लिफ्ट रुकी थी तो आपका वेट क्या था? mg था। क्या था? mg। रिएक्शन r था, और जब जा रही है तो वही रिएक्शन m नहीं, mg के बराबर नहीं है, mg प्लस ma के बराबर है। इतना फोर्स ज्यादा फील करेंगे ये। अब समझ में आ गया ना क्यों फील करेंगे? कितना फोर्स बढ़ रहा है, ma एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जा रहा है इनके वेट में। तो नितिन क्या फील करेंगे? इंक्रीजिंग इन इट्स वेट। अपना अपना नाम लिख लेना। मैन विल फील इंक्रीजिंग इट्स वेट। अपने वेट में क्या करेगा वो? इंक्रीजिंग फील करेगा। इस कंडीशन में जब लिफ्ट किधर जा रही हो बच्चे? अपवर्ड जा रही हो। कोई कंफ्यूजन यहां तक? रचल बेटा, स्नेहा, कोई कंफ्यूजन? अहिमा, इंशा, नो डाउट, सही है ना? अब वही चीजें हैं। सेकंड केस, अब
देखो वेट इंक्रीज कैसे लग रहा है। अभी तुम बैठे हो, हम भी खड़े हैं, देखो ऐसे खड़े हैं ना, मास m मान लो, तो मेरा वेट क्या बताओगे बेटा? 70। क्या लॉजिक लगाया है? 80 पार, 100 पार काहे नहीं कर देते? कहोगे सर आपका वेट mg होगा। क्या होगा? वो वेट आप लोग गलत यूज करते हैं। आप लोग मास कहते तो मैं मान लेता 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो। अगर वेट की बात आएगी मतलब मास इनटू ग्रेविटी। इस कंडीशन में हमारा वेट क्या बताओगे? mg बताओगे। क्या बताओगे? mg। जब ऊपर जा रहे हैं इस लिफ्ट में, हम मान लो जा रहे हैं, तो जो रिएक्शन से बताओ, जब खड़े थे तो रिएक्शन कितना था? mg बराबर r था। बोलो, जब खड़े थे तो mg बराबर क्या था? r था। बोलो क्लियर था? अब जब ऊपर जा रही तो r किसके बराबर है? ma प्लस mg के बराबर है। मतलब mg में इतना एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है। ये भी तो क्या है? फोर्स ही है ना बेटा। बोलो, ma क्या है? फोर्स। mg वो भी फोर्स है। वेट एक फोर्स होता है, दिमाग से निकाल दो वेट। तो ये फोर्स ऐड नहीं हो गया तो फोर्स बढ़ा नहीं। जब खड़ा था लिफ्ट रुकी हुई थी तो क्या था? mg था। वेट सिर्फ mg बराबर r था। जब लिफ्ट जा रही तो mg प्लस ma बराबर r है, तो फिल नहीं होगा इतना ज्यादा। कितना ज्यादा? ma। इतना ज्यादा फील करोगे, है कि नहीं भाई? उसमें ऐड हो रहा है ना। अगर ये mg माइनस ma होता तब तो डिक्रीजिंग फील करते। क्या फील करते? क्लियर? चेक कर लेना लिफ्ट में जाकर के, फील आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड यहां मान लो कि है गौरव नाम है ना, क्या नाम है? नितिन नाम है। अच्छा चलो ठीक है। ये लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं ऐसे ए एक्सेलरेशन से। इनका मास कितना है बेटा? m है। तो इस पर वेट किधर रहेगा? नीचे की तरफ mg रहेगा। रिएक्शन किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है? रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा तो लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो mg बड़ा होगा किससे? r से। नेट फोर्स ओके, mg माइनस रिएक्शन। नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। भाई आपका मास कितना है? m। a एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है तो फोर्स कैसे निकालोगे? ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो यहां क्या हो जाएगा? m इंटू ए बराबर mg माइनस r। भाई ये लिफ्ट नीचे आ रही है कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। तो आप पर इस एक्सेलरेशन के कारण कितना फोर्स लगेगा? कहोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके कारण फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन के कारण। और आपके मास के कारण जो वेट है वो तो फोर्स आप पर लग ही रहा है। बोलो, तो जो ये ma है ये नेट फोर्स है। क्या है? और रिएक्शन और mg का जो डिफरेंस होगा वो इस नेट फोर्स से क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर? बराबर होगा ना। तो यहां ma बराबर क्या कर देंगे हम? mg माइनस r। तो हमको r निकालना है। क्या करोगे? r को इस साइड बुला लो और इसको उस साइड भेज दो। कर सकते हो ना। तो
लिख आएगा R इज इक्वल टू mg माइनस ma। ये देखो ये क्या हो गया, mg में से इतना कम हो गया है कि नहीं, इस फोर्स में से इतना फोर्स कम हो गया, और कम जब होगा तो आपको अपना जो क्या है वेट है वो कम नजर आएगा, क्योंकि ये mg माइनस m अब r के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, mg माइनस m r के बराबर हो गया। और वही mg जब रेस्ट में था तो हमें r के बराबर मिलता था, मतलब जो रिएक्शन मिलेगा वो भी कम मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ r इक्वल टू क्या होगा, m कॉमन लेंगे g माइनस a, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैन विल फील, नितिन विल फील, हाँ क्या फील करेंगे, डिक्रीजिंग इन इट्स वेट, क्या वेट है ना, नोट कर लीजिए। तो आप लोग क्या फील करेंगे, जल्दी बताइए, वेट में कमी फील करेंगे। आप चेक कर लें, जब नीचे आए तो हल्की लगती है बॉडी, सच में। अभी सवाल देंगे, यूज आ जाए। डेली लाइफ में क्या है बेटा, जब डेली लाइफ में ये यूज है, हम बता रहे हैं, ताकि आपको कभी भी लिफ्ट से डर ना लगे। क्या ना लगे, डर। आप फिजिक्स के लॉजिक को समझिए। झूला झूलते हैं बड़ा वाला, जब ऊपर जाता है बड़ा अच्छा लगता है, फील किया आपने कभी, बड़े वाले झूले पे जाइए, जो बड़ा वाला झूला रहता है बहुत हाई लेवल जाता है, जाइए कभी, कैसी कैसी हरकतें आवाज निकलती है वहां से, लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे अब, है ना। पहले लिफ्ट जब वो झूला ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो आज झूलना झूले आए हैं, आज मजा पा रहे हैं ना। और जैसे ऊपर पहुंचता है, जैसे नीचे आता है, लगता है यार क्या हो रहा है, लगता है कि यार ये तो गए काम से हम, है ना, फिर होता नहीं। और उसके डर से बड़ी बड़ी आवाज निकलने लगती है, जिसका हार्ट बीट कमजोर होता है वो हार्ट अटैक भी हो जाता है और एक्सीडेंट होकर बैठता है खुद ब खुद, है ना। ऐसा क्यों तो मालूम है, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप पर जो रिएक्शन काम करता है ना, वो रिएक्शन बहुत ही कम हो जाता है आपके वेट से। मतलब जो आपका रिएक्शन आर होता है वो बहुत कम होता है आपके वेट से। जीरो नहीं कह सकते इसे, अगर जीरो हो जाए तो खतरा हो ही जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो वेट से जब बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमें फील होगा, वेटलेसनेस फील होने लगता है। ठीक, तो इसमें कंडीशन आप लोग लगा सकते हो क्या, व्हेन लिफ्ट इज ब्रोकन सडनली, अगर लिफ्ट सडनली टूट जाए, ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। अगर लिफ्ट सडनली ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जी, ए और जी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ए और जी क्या होते हैं, आपस में इक्वल, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, यहां रखेंगे हम ए के प्लेस पे जी, तो आर इक्वल टू एम जी माइनस जी, कैंसिल, तो रिएक्शन क्या मिलेगा हमें, जीरो। तब रिएक्शन क्या होगा, जीरो, और आप वेटलेसनेस फील करेंगे। क्या फील करोगे, वेटलेसनेस। लिखना, व्हेन लिफ्ट इज ब्रोकन सडनली देन reaction force becomes zero, reaction force become zero and man will feel
रिएक्शन फोर्स बिकम जीरो एंड मैन विल फील वेटलेसनेस क्लियर बच्चों? वेटलेसनेस फील करेगा। क्या फील करेगा? वेटलेसनेस, है कि नहीं? अभी लिफ्ट टूट जाए क्या होगा? आपके अंदर वेट फील ही नहीं होगा, वेट फील ही नहीं होगा। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन देंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक एलिवेटर है। क्या है? एक एलिवेटर है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से एलिवेटर होता है ना। यहां से ये सपोर्टर होता है केबल का, ये केबल है, हाँ झोला हाँ ठीक है। ये एलिवेटर जा रहा है ऊपर, इसके जो केबल है ना, ये केबल, इस केबल में टेंशन है, खिंचा हुआ है। तो टेंशन किधर रहेगा बेटा, जरा बताओ हमको। टेंशन किधर रहेगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? देखो इस एलिवेटर का अपना मास होगा, बोलो, इसका मास क्या है? m, तो नीचे की तरफ क्या होगा इसका? mg होगा बेटा। लेकिन एलिवेटर जा किधर रहा है? ऊपर। खिंचाव होगा तो इसमें टेंशन किधर होगा? टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा। एम आई राइट? ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स किधर ही है? ऊपर की तरफ है। बोलो है कि नहीं है? तो T बड़ा है किससे? mg से, तो T माइनस mg, बोलो सही है ना? ये नेट फोर्स हो गया। ये बराबर होगा किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन के। समझ में आ गया ना? वही कॉन्सेप्ट। तो mg ट्रांसफर कर दो यहां से, mg प्लस ma, T इक्वल टू m कॉमन लो, g प्लस a। बताओ T कितना दिया है? 50,000 दिया है। मास कितना गिवन है? 500। जी की वैल्यू 10 ले लो, 2 जीरो तो ये मर गया, 5 का 5 कितना बचा? 100। हाँ क्लियर है? 10 प्लस ए कितना जाएगा? 100 माइनस 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। सही है? कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं बेटा? देख लो तो कितना रहा? ये 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। आंसर हम देख लेते हैं इसका। आंसर तो कुछ और आ रहा है। एक मिनट हाँ, आपने देखिए फिर गड़बड़ बोल दिया ना। यहाँ पे एलिवेटर का जो विंग है वो 500 नहीं 5000 है। 5000 5000 है इसमें। अगर ये 5000 होगा बेटा तो 3 जीरो कटेगा इधर से, 50 बचेगा ना। बोलो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 से 5 10 आ जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होगा? 9। फिर भी आंसर इसका डिफरेंट दे रहा है। फिक्स करो इसको, चेक करो। ये 50 10, चलो 10 ये हो गया। अब इसको 9.8 रख देते हैं, है ना? जी की प्लेस क्या रख दो? 9.8 रख दो। क्या रख दोगे बेटा? 9.8। 9.8 रखने से क्या होगा? आंसर आपका मैच कर जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। और टाइम गिवन है कितना? 10 सेकेंड। तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस s।
AOT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा सकते हो, है ना जी का, AT स्क्वायर लगाओगे, क्या लगाओगे, हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये 0 प्लस 1/2, 0.2 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक 10 से 2 आ जाएगा तो 2 कट जाएगा इससे, तो ये 10 आ जाएगा। फाइनली कितना जाएगा आपका, 10। बोलो समझ में आया इंशा, कोई कंफ्यूजन? यहां 5000 था मास, ठीक है, आप 10 रख दो, नो प्रॉब्लम। 10 रखोगे तो कितना आएगा ये, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, लेकिन 0 एक्सेल से कभी हो ही नहीं सकता, तो एग्जैक्ट 9.8 रखेंगे इसलिए, ठीक समझ में आया ना। तो 9.8 रखें, 0.2 ये क्या है, बहुत कम एक्सेलरेशन है, यहां रख करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 मीटर। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ, 10 मीटर। थर्ड क्वेश्चन बोले, बोले हाँ, क्वेश्चन नोट करिए। A 75 kg मैन, मैं, मुझे मत देखो, A 75 kg man stands in a lift, stands in a lift, full stop. What force does the floor, what force does the floor exert on him, when the elevator start moving upward? लिखा, elevator starts moving upward with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square, ठीक है बेटा। टेक G is equal to 10 meter per second square, G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब G आपको यहां लेना है, और आपका जो आंसर आएगा वो KGF में आएगा, 90 KGF, है ना। चलिए सॉल्व करिए, KGF आए GF आए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो सब लोग। 75 kg क्या है आपका, इरेज कर बेटा, अच्छा 75 kg का एक मैन है, एलिवेटर में यात्रा कर रहा है ना, मूव कर रहा है। हेडिंग क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई बॉडी मोशन में अगर है, इसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा मोमेंटम, इसका निकल जाएगा ना,
बोलो। देखो ये मान लो एक बॉडी है, क्या है? बॉडी है। ये कई पार्टिकल से मिलकर बना है, मान सकते हो। तो इस बॉडी को हम सिस्टम बुला सकते हैं क्या? सिस्टम बुला सकते हैं ना। एक कई पार्टिकल्स का एक सिस्टम है ये, क्या सकते हैं ना। अगर ये बॉडी मान लो मोशन में है, किस में है? ये मोशन में है, तो इसके पास मोमेंटम है कि नहीं है? क्या है? मोमेंटम है ना। मोमेंटम हमने कितना मान लिया? p। कितना है? p। अगर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करें, ये मोशन करने दीजिए ऐसे ही। जैसे कि नितिन कार लेके जा रहे थे और इनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। नितिन गाड़ी जा रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, रोड खाली है बिल्कुल। तो इनका जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज बदले ना, कांस्टेंट रहे, और क्या रहे? इक्वल रहे टाइम के साथ, ठीक है ना। कोई भी चीज जब बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, तो हम कहेंगे क्या है? वो कंजर्व है। क्या बोलते हैं? कंजर्व है। तो अगर ये किसी मोमेंटम या किसी स्पीड के साथ अगर ये जा रहे हैं, इन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन पर क्या है? जीरो है, तो इनका जो मोमेंटम है ना ये p, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है ना। यही है क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा, है कि नहीं। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, there is no external force on the body or system लिखा, then total momentum of the system remains constant। क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करके नोट कर लीजिए इसको, मतलब यहां एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ये किसी से मतलब नहीं रखेगा, ठीक है ना, ये आइसोलेट है। ऐसी जगह ये मोशन कर रहा है जहां पे कोई और बॉडी नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल तन्हाई में अकेला पड़ा हुआ बेचारा है, तो आइसोलेटेड है ना। हाँ, अकेला है बिल्कुल, और जा रहा है, न कोई आगे पूछने वाला न कोई पीछे पूछने वाला, है ना। न आगे कोई रोड पे है न पीछे कोई रोड पे है, बिल्कुल रोड खाली खाली है, अकेला है बिल्कुल। तो क्या हुआ? आइसोलेटेड ही कहेंगे ना ऐसे लोग को, क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड सिस्टम का अगर कोई फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर? अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। कितनी बॉडीज? हाँ, तो एग्जांपल लगाइए।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, या एप्लीकेशन कह लीजिए इसे, कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, है ना, दो बॉडीज का कोलिजन। अभी कोलिजन क्या होता है, कौन सी बला है ना, क्यों महिमा, तो कोलिजन क्या है, टक्कर। कोलिजन मतलब टकराना, टक्कर होना। हम यहां भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये आपका क्या है, एक बॉडी है बढ़िया सी, एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। कितनी बॉडी है, दो बॉडी है। ये रोड है, क्या है ये, रोड है। इस रोड पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का नाम रखा ए, क्या नाम रखा, ए। इस बॉडी का नाम रखा बी। ये कहानी है आपकी, रुक जाइए, ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से और ये जा रहा है u2 वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन से। इसका मास है m1, इसका मास है m2, और ये कहानी है बिफोर कोलिजन की। किसकी है बच्चे, बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले। अच्छा, टकराएंगे क्यों, दिमाग में नहीं आता। ये तो आगे चला जा रहा है, ये पीछे से आ रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है कि नहीं, मतलब इसकी स्पीड u1 क्या है, यहाँ पे u1 बड़ा है u2 से, तभी टक्कर होगा। ये बिफोर कोलिजन है। जब टकराएगा तब टकराएगा, है ना। ये टकराया, ये रोड है, वही रोड है, रोड वही है। हाँ, थोड़ा सा उसमें जो है कहानी बदल दे रहे हैं। ये वही वॉल है ना, थोड़ी साइज छोटी दिखा रहे हैं जरूर हम, क्योंकि जरूरी भी है थोड़ा सा। चलो ठीक है, यहां कोलिजन हो रहा है दोनों का। वही बॉडी है, कौन सी, ए, ये है बी। ये इस पर टक्कर लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, एफ बी ए, तो ये छोड़ेगा, ये भी रिएक्शन देगा पीछे से, है ना, एफ ए बी। अपोजिट है, मास वही m1 है, मास m2 है। यह है ड्यूरिंग कोलिजन की कहानी, ड्यूरिंग कोलिजन की कहानी। क्लियर है, ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता, जरा वो देख लो। क्या है, हाँ, ठीक है।
ये आपकी जो कहानी बनने जा रही है बच्चे, ये आफ्टर कोलिजन कहानी है। कौन सी कहानी है? आफ्टर कोलिजन। ये जा रहा है v1 स्पीड से और ये जा रहा है v2 स्पीड से। वही बॉडी A है, ये बॉडी B है। इसका मास m1, इसका मास m2। क्लियर है बच्चों? बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 था, इसका u2, उसका कुछ टकराया, वहां पे टकराने के बाद कहानी ये हो गई, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। कोई कंफ्यूजन? तो पहला काम करिए, डायग्राम बना लीजिए, प्यारा सा डायग्राम। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, v1 कम हो जा रहा है v2 से, मतलब अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया अपने आगे वाले को। अरे काहे मार दोगे यार, वो भी तो मारना जानता है, तब कहोगे। अच्छा बच्चा है नितिन, है ना? तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्व कैसे दिखाएं? तो ये क्या है, अपने आप में सिस्टम है। ए और बी मिलकर के एक सिस्टम बन रहे हैं, है ना? ए और बी मिलकर क्या बन रहे हैं? एक सिस्टम बन रहे हैं। तो इस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए इस सिस्टम का, मतलब सिस्टम वही आफ्टर कोलिजन। क्लियर? बिफोर कोलिजन मोमेंटम बराबर आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। अरे यार वो कहानी कोलिजन अलग है, पढ़ाएंगे, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यार मोमेंटम को अंदर दिखाने के लिए। अभी वर्क एनर्जी जब पावर पढ़ाएंगे तब वहां पे हम कोलिजन के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ जान लो कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व दिखाना है। कैसे कंजर्व है वो प्रूफ करना है, ठीक है ना? वो क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करोगे बेटा? हाँ, फिगर बन गया? देखो यहां एक्शन हो रहा है तो इधर रिएक्शन दे रहा है कि नहीं? तो न्यूटन थर्ड लॉ से हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं ये वाला। ये क्या हो रहा है भाई? ये हम इरेज कर दे रहे हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ से आप कहोगे क्या? वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी। ये बोलो, कहोगे? यस कहोगे, है ना? और ये किस पर फोर्स लग रहा है? ए पर लग रहा है। बोलो लग रहा है ना? एफ ए बी किस पर लग रहा है? तो ए के मोमेंटम में चेंजेस का जो रेट होगा वो इसके बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से। थर्ड लॉ के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके प्लेस पर मैं लिखूंगा डी डी टी ऑफ पी ए। बोलो सही है? ए के बॉडी ए के मोमेंटम में जो चेंजेस का रेट है उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। ये तो अपनी जगह ही रहेगा, बराबर कहीं नहीं जाएगा, नेगेटिव अपनी जगह रहेगा। इसके प्लेस में लिखूंगा डी डी टी ऑफ पी बी, मतलब बी के मोमेंटम में चेंजेस। टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना? तो हम इस dt को dt से काट दें तो क्या बचा? dpa इज इक्वल टू dp माइनस dpb। ये ए के मोमेंटम में चेंजेस है, तो मोमेंटम चेंजेस कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो ए का फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस, ये कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी यानी पी बी ऑफ आई, क्लियर।
आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। अब हम पूरा फिगर को क्या करें, इरेज कर सकते हैं, है ना। आप लोग की मर्जी है ना इसमें। सुंदर लग रहा था। मोमेंटम में चेंजेस कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ए का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, m1 इंटू, गलत, m2 नहीं, m1 था ना, ए m1 था ना, m1 v1 फाइनल हो जाएगा, सही है, माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1, सही है, बराबर माइनस b का फाइनल मोमेंटम m2 v2 माइनस इनिशियल क्या होगा m2 u2, बोलो सही है। मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका माइनस का, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। क्या करेंगे, इस m2 u2 को इस साइड लाओ, इसको उधर भेजो, है ना, ट्रांसफर करो इसको इस साइड और इसको इस साइड, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर ये जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। कितना बढ़िया सा आ गया ना आपका, है कि नहीं, देखो आ गया ना, क्या आ गया बताओ जल्दी से। ये है आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन। अब ये हो जाएगा क्या, बिफोर कोलिजन, क्या हो जाएगा यहां पे, बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, क्लियर ना। तो मोमेंटम क्या यहां पे कंजर्व है, बोलो है कि नहीं है, हमने प्रूफ कर दिया, बोलो प्रूफ कर दिया ना। मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो आप ये मोमेंटम को यूज कर सकते हो एज अ फार्मूला कोलिजन वाले केस में। किस केस में, हाँ जहां पे कोलिजन होगा और जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट। तो ये थ्योरी यहां तक पढ़िए, अब टाइम होने चला है ओवर, ठीक है। तो मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए लेक्चर के साथ में। ये थर्ड लेक्चर आपका यहां तक बहुत है। इसके आगे हम रिक्वायल ऑफ गन पढ़ेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, हाँ इस पर भी करा देंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ब्लास्ट पे करा देंगे, एक्सप्लोजिव वाले पे करा देंगे, है ना। ओके, अच्छा लगा आपको, समझ में आया यहाँ तक, तब तक पढ़िए, जाकर घर पे रिवाइज करिए। थैंक यू।